GS2 की सीरीज में हमने पार्ट 3 करना है। अब पार्ट 2 है, पार्ट 3 नहीं है, पार्ट 2 है आपका शासन वाला, ठीक है। और चैप्टर 3 है, ठीक है। चैप्टर 3 जिसका नाम है लोक प्रतिनिधित्व। इससे पहले हम कर चुके हैं संविधान वाला एंड संविधान वाला एंड शासन वाला, यानी कि संघ और राज्य। वेट वेट वेट, हाँ, हम GS2 का टॉपिक 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम संविधान वाला पढ़ चुके हैं, वो टॉप पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 है आपका शासन राजनीति वाला, ठीक है। इसमें आप लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले लेसन नंबर 2 हम कार्यपालिका का और संसद का कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन नंबर 3 जो है वो लोक प्रतिनिधित्व पर है, ठीक है। तो अब हम आज पढ़ेंगे लोक प्रतिनिधित्व के बारे में। लोक प्रतिनिधित्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है। वैसे बेसिक GS2 के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है लोक प्रतिनिधित्व की विशेषताएं, ठीक है। तो हम ये सब पढ़ेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, क्योंकि इसका क्या मतलब है, कौन सा अधिनियम है ये एक निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संचालन करता है। बेसिकली हम समझ गए ये क्या काम करता है, चुनाव का काम कराता है। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 में, आप लिख लो हाथों हाथ, 324 किससे रिलेटेड अनुच्छेद है, निर्वाचन आयोग से रिलेटेड अनुच्छेद है। कौन सा, 324। और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है, यानी कि और अधिनियम जो है ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राधिकार में कार्य करता है, ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कहलाता है, ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व यानी कि जो लोगों के प्रतिनिधित्व में कार्य करता है, ठीक है, उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कहते हैं। बेसिकली चुनाव कराता है। हम समझ चुके हैं कौन कौन से चुनाव कराता है। भारत में जितने भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राष्ट्रपति तक का चुनाव कराता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। अब हम पृष्ठभूमि क्या है, एक मिनट, हाँ, अब हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि थोड़ी सी, भाई जैसे आंसर के मुद्दे से हम इसकी पृष्ठभूमि देख लें अधिनियम की, ठीक है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भारतीय संविधान के भाग, हाँ, भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक देश की चुनावी प्रणाली का प्रावधान किया गया है कि चुनाव कैसे कराए जाएंगे, किस प्रकार के चुनाव होंगे। संविधान संसद को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों से जुड़े मामले में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है ना। संविधान ये हमें कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है संसद को। तो सरकार ने देश के चुनावों को विनियमित करने के लिए 1950 में पहला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पेश किया, क्योंकि आपको याद होना चाहिए 1951 से लेके 1952 के बीच में हमारा पहला आम चुनाव भी हुआ था। अधिनियम इसके लिए प्रावधान करता है क्या क्या, कि प्रत्यक्ष चुनाव लोकतंत्र माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आवंटन हो, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराए जाए, ठीक है। चुनाव के लिए मतदाताओं की योग्यताएं बताई गई हैं इसके अंदर, कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वो कराए जाएंगे वोटिंग्स। एंड लोकसभा विधानसभा दोनों चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया है। निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन द्वारा निर्धारित की जाएगी, परिसीमन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति चुनाव आयोग उच्च परामर्श के बाद निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव कर सकते हैं। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो चुनाव आयोग के उच्च परामर्श के बाद में निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव किया जाए, तो वो पहले चुनाव आयोग से परामर्श करेंगे, फिर वो निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली ये एक अधिनियम है जिसके द्वारा हमें ये सब चीजें बताई गई हैं कि इस तरीके से कार्य हो सकता है, इस तरीके से लॉज है। अधिनियम क्या होता है, एक्ट होता है। एक्ट क्या होता है, एक लॉ होती है, एक बिल होता है जो पास होता है ना। इन्होंने पास किया था 1950 में, ठीक है, कि हम लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मतदाता सूची तैयारी, एक व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकित नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल के ऊपर हम कार्य करेंगे। यदि उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया है तो वह भारतीय नागरिक नहीं है, तो वह अयोग्य ठहराया जाएगा। या तो वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर वो भारत का नागरिक नहीं है, उसे मतदान देने से रोका जाएगा। और बड़ी मुशक्कतों के बाद हमने ये लिस्ट तैयार करी थी, और इस लिस्ट को तैयार करने में बहुत समय लगा था। मतदाता सूची में पहली बार चुनाव भी कराए गए थे, ठीक है।
तो ये थे इसकी पृष्ठभूमि के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम क्या है और ये क्या कहता है। एक ऐसा कानून जो कानून बोलता है आपका चुनाव के बारे में, मतदाता के बारे में, मतदान के बारे में। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पहला जो था वो 1951 का था। ये अधिनियम भारत में चुनाव के संचालन के प्रावधान करता है और इसमें भ्रष्टाचार, चुनाव से संबंधित अन्य अवैध गतिविधियों के बारे में भी बात की गई है। यानी कि जितने भी भ्रष्टाचारी चुनाव होते हैं इन सब के बारे में बात की गई है कि क्या सजा है, क्या चीजें हैं। अधिनियम चुनाव से जुड़े मामलों में विवाद निवारण के लिए प्रावधान करता है। इसमें सांसदों ने विधायकों की योग्यता के साथ साथ अयोग्यता के आधार के बारे में भी बताया है। क्या क्या योग्यता है, क्या क्या अयोग्यता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम इसके बाद आया, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया। किस अधिनियम के अंदर? 1951 वाले अधिनियम के अंदर संशोधन किया गया। कब किया गया? ठीक 5 साल बाद किया गया। और इस संशोधन में चुनाव न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया गया। चुनाव में जो न्यायाधिकरण है उसको समाप्त कर दिया गया। चुनाव की याचिकाएं अब उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई और लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावों से संबंधित विवादों की सुनवाई सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई सी जानकारी या कुछ ऐसी खबर आती है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से होती है, परंतु बाकी सारी याचिकाएं कहाँ कर दी गई? सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। कहा कि भाई देखो इतना लोड मत दो सुप्रीम कोर्ट को। 1961 में संशोधन के तहत बोला कि हाई कोर्ट इसको संभाल लेगा। ठीक है। बाकी आया लोक संशोधन अधिनियम, फिर दोबारा आया लोक संशोधन अधिनियम। अब सीधा 61 से कब आया? 1988 में आया। इस संशोधन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के कारण मतदान को स्थगित करने या रद्द करने का प्रावधान किया गया। और यानी कि इस संशोधन में क्या हुआ? बूथ कैप्चरिंग जो था और इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन जो थी इसकी वजह से स्थगित करने का या रद्द करने का प्रावधान भी किया गया मतदान को, कि भाई हम वो जो मतदान होते हैं हम उसको रद्द कर देंगे और इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम से करेंगे। ठीक है। एंड फिर आया आपका, एक मिनट इसको मैं ड्रॉ कर को हटा देती हूँ। फिर आपका 2002 में अधिनियम संशोधित किया गया। ये 88 के बाद में 2002 में संशोधित किया गया। इसके तहत 33A शामिल की गई जो लोगों को सूचना का अधिकार प्रदान करती है। ये आप अभी लिख लो, बिल्कुल अभी लिख लो। 33A सूचना का अधिकार प्राप्त प्रदान करती है हमें, राइट टू इंफॉर्मेशन इन आर्टिकल 33A। ठीक है। कब इंक्लूड किया गया ये 33A इन आर कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की 33A में नहीं, ये जो 1951 का अधिनियम है ना इसके अंदर 33A में शामिल किया गया कि वी हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन, वी हैव अ राइट टू इंफॉर्मेशन विद द रिलेटेड ऑफ ऑल ओवर निर्वाचन आयोग या बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन। सो दैट्स व्हाई 33A इज गिव अस राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है। सूचना का अधिकार देती है और मतदाता उम्मीदवार इतिहास जानने का अधिकार है। मतदाताओं को उम्मीदवारों का इतिहास जानने का अधिकार है कि ये उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है चुनाव में जिसे हम वोट देने वाले हैं इसका आखिर इतिहास क्या था। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करते समय अपराधों की दोष सिद्धि, उन पर किसी अपराध का आरोप है या नहीं, इनकी जानकारी देनी होगी। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार जो है उन लोगों को नामांकन पर देना होगा कि कहीं वह किसी अपराध द्वारा दोषित तो नहीं ठहराए गए हैं। अगर ठहराए गए तो वो नहीं लड़ सकते चुनाव। उम्मीदवार द्वारा संपत्ति और देनदारियों की घोषणा के भी प्रावधान दिए गए कि जितने भी उम्मीदवार हैं भाई वो इस 2002 में ये शामिल था कि हमें सूचना का अधिकार प्राप्त है, हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जो वोट डाल रहे हैं हम उम्मीदवारों का इतिहास जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि उम्मीदवार ने कोई अपराध तो नहीं किया। उसको एक नामांकन पत्र जो दिया जाता है उस पर उसे लिखना है कि तुमने कोई अपराध तो नहीं किया, पिछला कोई अपराध का रिकॉर्ड तो नहीं है। तीसरी चीज हम ये भी जान सकते हैं क्या तुम ये भी लिखो इसके ऊपर कि तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है। ठीक है। ये सब हमने 2002 के संशोधन अधिनियम में जाना। ठीक है। इसके बाद आता है आपका जन प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक। इसमें क्या है? अधिनियम उन भारतीयों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है जो एनआरआई है। हाँ, अब 2010 में एनआरआई लोग जो होते हैं, ठीक है, उन लोगों को भी क्या मिला? यहाँ पर संशोधन हुआ और भारत में जो काफी टाइम से रह रहे हैं उन्हें वोट का अधिकार मिल गया, है ना। हालांकि संशोधन एनआरआई को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देता है, लड़ नहीं सकता है ये चुनाव। ये एनआरआई की उपस्थिति वोट देने का अधिकार भी नहीं देता, पर उन्हें मतदान के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद रहना होगा। ठीक है। ये बोला गया है 2010 में। अच्छा, अभी सीएए जो आया है नागरिक वाला,
उसमें जो है उसमें ये दे दिया गया है कि भाई जो अब जो नागरिक थे वो सिर्फ अपना आपको रजिस्टर्ड कराएंगे, बाकी वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है, जो बाहर से आए हुए हैं सिवाय मुसलमानों को छोड़कर। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन मान्यकरण विधेयक 2013 में क्या हुआ, मतलब 2013 में क्या हुआ, संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ। ये मुख्य परिवर्तन ये हुआ कि पुलिस में या जेल में बंद व्यक्ति तक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है जब तक वह उसका मतदाता सूची में दर्ज है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है और उसे वोट डालना है तो उसे पहले देखना होगा मतदाता सूची में उसका नाम है, तो वो जाकर नामांकित है तो वो जाके वोट डाल सकता है, भले ही उस व्यक्ति को मतदान करने में प्रतिबंध किया गया हो, पर वह उसको डाल सकता है वो जाके नामांकन में। ठीक है, यह संशोधन विधेयक स्थिति को संबोधित करने का प्रयास करता है जब सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जेल या पुलिस हिरासत में रहने वाला व्यक्ति वोट देने का हकदार नहीं है, इसलिए वह मतदाता नहीं है, इस प्रकार चुनाव नहीं लड़ सकता। वो चुनाव नहीं लड़ सकता, पर अगर उसका नामांकन है तो वह प्रतिबंधित किया गया है, उसके बाद वो बाद में जब वो प्रतिबंधित से हट जाएगा, लोक प्रतिनिधि विधेयक संशोधन के तहत 2013 के तहत वो वोट डाल सकता है, पर कब, जब वो हिरासत से बाहर आ जाएगा। ठीक है, जन वोट डाल सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, अब जन प्रतिनिधित्व वोट भी तभी डालेगा जब वो निकल जाएगा। अब 2017 में क्या दोबारा से बदलाव हुए, विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया, एनआरआई के प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति देने और अधिनियमों के कुछ प्रावधानों को लिंग तटस्थ बनाने का प्रयास करता है। 2017 में लोकसभा द्वारा ये पारित किया गया संशोधन, इसमें क्या हुआ, प्रॉक्सी वोटिंग देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वैसे, कि किस तरीके से हमारे वोटर्स को किस तरीके से बरगलाया जा रहा है, भाई अब तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। बेसिकली ये बना कब था, बस 2017 को उसको फिर हुआ अधिनियम। अब इसकी जो एक्चुअल में अधिनियम बना था भाई, अभी तक तो संशोधन वाला एक्ट चल रहा था, अब जो एक्चुअल में बना था वो 1951 में बना था ना, तो उसकी विशेषताएं क्या है। अनुभव लोगों को प्रतिनिधित्व की मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया गया है क्या, कि केवल एक योग्य मतदाता ही लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए पात्र है। यानी कि इसमें बोला है कि एक योग्य मतदाता ही लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा, अदरवाइज हम ऐसे किसी को भी चुनाव नहीं लड़ने देंगे। अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित है, उन श्रेणियों के लिए उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, उन श्रेणियों के जो उम्मीदवार है वो ही चुनाव लड़ सकते हैं उन सीटों पर जो आरक्षित है। किसी मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को जेल से रिहा होने के बाद चुनाव लड़ने के लिए 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कौन कौन से लोग, इन लोगों को, कौन से वर्गों के बीच नफरत और शत्रुता को बढ़ावा देने वाले लोग, चुनाव को प्रभावित कर रहे रिश्वतखोर वाले लोग, जो रिश्वत लेके काम करते हैं, उन लोगों को 6 साल की अवधि के लिए जेल से बाहर आने पर भी रोक लगा दी जाएगी। महिलाओं के खिलाफ बलात्कार या अन्य गंभीर अपराध करने वालों को, धार्मिक वैमनस्य फैलाना जो फैला रहे उनको, अस्पृश्यता का आचरण करने वालों को, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात और निर्यात करने वालों को, अवैध दवाओं के साथ अन्य रसायनों को बेचना और उपभोग करना, ये सब क्या है, ये सब दोष है। जिनके अंदर ये दोष है उनको जेल से आने के बाद 6 साल तक भी उनको योग्य घोषित नहीं किया जाएगा, अयोग्य ही रहेंगे वो। किसी भी रूप में आतंकवाद में शामिल होने वाले को कम से कम 2 साल तक जेल में रहे। ठीक है, जो जो 2 साल तक जेल में रहा है उसके लिए भी फिर वो चुनाव प्रतिबंधित कर दिया जाएगा 6 साल तक के लिए कम से कम। ठीक है, कि वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज कि यदि उम्मीदवार किसी भी आचरण में लिप्त है या संबंधित सरकारी अनुबंधों के लिए बाहर रखा गया है तो उसे अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। यदि उम्मीदवार अपनी संपत्ति घोषित करने में विफल रहा है, अयोग्यता भी हो सकती है ये भी, अगर वो भ्रष्ट आचरण में लिप्त है, अगर वो भ्रष्ट के रूप में भी किसी तरीके से जेल वगैरह गया है, तब भी उसको इन चीजों से बाहर रखा जा सकता है। अगर उसने अपनी संपत्ति नहीं बताई तब भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। उम्मीदवार को शपथ ग्रहण के दिन से 90 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति देनदारियों की घोषणा करनी होगी कि उसके पास कितनी संपत्ति है। अधिनियम के अनुसार सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। पार्टी के नाम, पते,
में किसी भी बदलाव की सूचना आयोग को दी जानी चाहिए कि अधिनियम के अनुसार जो भी राजनीतिक दल और चुनाव आयोग के साथ वो पंजीकृत हो रहा है, उसको अपनी पार्टी का नाम, पता वगैरह सब देना होता है। कोई भी पार्टी भारत के भीतर किसी भी व्यक्ति या कंपनी से दान ले सकती है, लेकिन सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी से नहीं, और विदेशी संस्थाओं से योगदान की अनुमति नहीं है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि भारत की जो पार्टी है, कोई अपनी पार्टी का भाई प्रचार प्रसार करने के लिए दान भी ले लेते हैं, है ना, दान लेते हैं ना कि इतना भैया में डोनेट कर दो, है ना, किसी भी व्यक्ति या कंपनी से तो दान ले सकती है, पर सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी से नहीं ले सकती दान। ठीक है, बाकी कोई और कर सकता है उसे दान। विदेशी संस्थाओं और से योगदान तो, और उनकी अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं है कि विदेशी लोगों से जाकर विदेशी संस्थाओं से मांगे कि भैया हमें अपना चुनाव का प्रचार करना है, पैसे दे दो जरा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रत्येक राजनीतिक दल को किसी व्यक्ति या कंपनी से प्राप्त 20,000 से अधिक चंदे की जानकारी देनी होगी। अगर कोई भी कंपनी ने आपको 20,000 से ज्यादा चंदा दिया है तो उसकी जानकारी आपको देनी होगी सरकार को। एक पार्टी जो 4 से अधिक राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए वैध वोटों का न्यूनतम 6% प्राप्त करती है, या कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी जाती है। अगर कोई भी पार्टी जो 4 से अधिक राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए वैध वोटों में 6% प्राप्त करती है, यानी कि 4 से ज्यादा राज्यों के अंदर वो बनी हुई वो पार्टी, और 6% से ज्यादा उसने सीटें वोट ले लिए हों, ठीक है, 4 राज्यों में, और कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें जीतती है, या तो वो 3 राज्यों में 2% सीटें 2-2% जीत ले, या फिर 4 राज्यों में कितनी 6-6% सीटें जीत ले, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है। अगर किसी और राज्य में भी आ जाए वो और 2% सीटें जीत जाए वो, ठीक है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी घोषित की जा सकती है। और उस पार्टी में से भी कौन सा, उस पार्टी में से भी पीएम का चुनाव हो सकता है। ठीक है, ठीक है, सिर्फ कम से कम 3 राज्यों में, लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में, और राज्यों के विधानसभाओं में कम से कम 4 से अधिक राज्यों में। ठीक है, अगर आप अधिक राज्यों में देखेंगे विधानसभा में तो वो ठीक है, और लोकसभा में कम से कम 2 राज्य आने चाहिए उसके। हाँ, कम से कम 2% सीटें 3 राज्यों में आ सकती है। हाँ हाँ, 3 राज्यों में। ठीक है, तो जो पार्टी राज्यों की विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करती है, राज्य विधानसभा की कुल सीटों में कम से कम 3% सीटें जीत जाती है। कुल सीटों में 3% हमें सीटें जीतनी है। राज्य राजनीतिक दल होगी, वो राज्य राजनीतिक दल होगी। अगर राज्य के अंदर 3% सीटें जीती है, ठीक है, तो वो राज्य का राजनीतिक दल मानी जाएगी। राज्य का राजनीतिक दल मतलब वो सीएम के चुनाव लड़ने योग्य होगी। और अगर 3 राज्यों के अंदर जीत गई, लोकसभा में 2% सीटें, तो राष्ट्रीय उम्मीदवारों के रूप में खड़े हो सकते हैं। वो उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में के लिए 2,500 रुपए नहीं, हाँ, 2,500 रुपए, और अन्य सभी चुनावों के लिए 1,250 रुपए, ठीक है, 1,250 भी नहीं, हाँ, 12,500 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। ठीक है, 25,000 है वो, 25,000, और 12,500 की जमानत राशि देनी होगी उसे, अगर उसने चुनाव में अन्य सभी चुनावों के लिए करनी है तो। मतलब जो उम्मीदवार जो होता है, ठीक है, अगर वो ज्यादा पैसे खर्च कर देता है, या फिर ज्यादा उम्मीदवार जो खड़ा होता है वो ज्यादा करप्ट तरीके से किसी से चंदा लेके, किसी से थोप कर उनसे पैसे लेना या हेरा फेरी करना, तो उसको जमानत राशि देनी होती है 25,000, या फिर, ठीक है, या फिर 12,500, यानी कि 12,500। ठीक है, तो उसको जमानत राशि देनी होती है। SC ST समुदाय के लिए थोड़ा सा 50% कटौती है। फिर रिजर्वेशन है यहाँ पर SC ST वालों के लिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट के किस तरीके की चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, बट आपके लिए जो पॉइंट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ये देखना है जो आपका ये अधिनियम है 1951 का, उसमें विशेष रूप से क्या क्या चीजें दी हुई हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, ये आ सकता है आपका प्रीलियम्स में, वेरी इंपॉर्टेंट के प्रीलियम्स में ये पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ से, वो भी कि उम्मीदवार की योग्यता क्या होती है, या फिर यहीं से ही एक आध पॉइंट उठाकर वो दे दे कहाँ पर, स्टेटमेंट में, और बोल दे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये बताना है। ठीक है, डन, बस बेसिकली यही है इसके अंदर। ठीक है,
पहले आपको दिया गया किस तरीके से, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 1951 की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो कि भाई आपका जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसकी 1951 की मुख्य विशेषताएं क्या है। एक मिनट, इसमें जो आपका ये है ना, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, तो इसीलिए इसको ना लिखें, ठीक है, इसमें ये थोड़ा मिस प्रिंट है, इसको ना लिखें, ठीक है बच्चे, हाँ, इसको ना लिखें, डन। बस आपने इतना रखना है कि भाई किस तरीके से वो कहाँ से चंदा ले सकती है कंपनी, और कहाँ से वो किस तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर सकती है, ठीक है। बस सरकारी कंपनी ना हो, बाकी सबसे वो चंदा ले सकती है। तो कंप्लीट लोक प्रतिनिधित्व GS2 का टॉपिक लोक प्रतिनिधित्व कंप्लीट हो गया है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये 3 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए पार्ट 2 के, ठीक है, ये भी याद रखें, दिस इज पार्ट 2 ओनली, ठीक है। पार्ट 2 के जो आपका लेसन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो गया। अब लेसन नंबर 4 एंड 5 एंड 3 कल हम पूरे कर लेंगे। डन, ऑल द बेस्ट।